यस, 12th क्लास स्टूडेंट्स, टर्म 2 हैज स्टार्टेड। प्यारे बच्चों, टर्म 1 के दौरान ही आपकी टोटल रे ऑप्टिक्स पूरी हो चुकी थी, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पूरे हो चुके थे। वेव ऑप्टिक्स आपको समझा के यहां तक पहुंचा के कि लाइट वेव फॉर्म में चलती है और इससे लेंस, प्रिज्म, रिफ्रैक्शन के वेल एक्सप्लेनेशन हो चुके। यानी कि अब आप इस स्टेज में हो कि ये मान के चल रहे हो कि लाइट वेव फॉर्म में चल रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 11वीं कक्षा में आपने वेव को पढ़ा था और उसमें एक घटना पड़ी थी, इंटरफेरेंस। मैं कुछ याद दिलाता हूं आपको, कदाचित आपको याद ना रहा हो। लंबा सायरन बजना, ऐसा जब लंच होता था, इंटरवल होता था, छुट्टी होती थी, ये लंबा सायरन क्यों बजता था? याद करें। दूर शिप में अगर किसी टावर से सायरन भेजा जा रहा है तो सायरन उस शिप तक सीधा और सी लेवल से रिफ्लेक्ट होकर पहुंचता था। ये दोनों साउंड्स वेव्स अगर ऑपोजिट फेस में मिल जाए, एक ये और दूसरी ऑपोजिट ये, तो कैंसिल कर देती थी एक दूसरे को और रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 हो जाती थी और आपको कुछ सुनाई नहीं देता था। इसे लंबा सायरन बजाते थे क्योंकि शिप अगर मोशन में है और ऑपोजिट फेस से मिलने वाला कंडीशन अप्लाई हो चुका है, तो चूंकि चलने से ये फेज डिफरेंस थोड़ी देर बाद तो चेंज होगा और तब एक दूसरे को पूरा कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तब सुनाई देना शुरू हो जाएगी। इसे लंबी देर तक सायरन की आवाज होती थी। हेलीकॉप्टर डग 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 डग, एक बार गायब होने के बाद दोबारा आवाज आती थी हल्की सी। वो एक बार गायब इसलिए होती थी कि वो डायरेक्ट आने वाली आवाज और रिफ्लेक्ट होकर आने वाली आवाज ऑपोजिट फेस से मिल जाती थी कभी कभी। अर्थात वेव का एक नेचर ऐसा था कि अगर दो वेव सुपर इम्पोज हों तो सेम फेस में मिलने वाली जगह पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती थी और ऑपोजिट फेस से मिलने पे बहुत कम या कैंसिल हो जाती थी। ये वेव में आपने पढ़ा था और आज आप देख रहे हो लाइट भी वेव है। अर्थात लाइट में भी वो गुण होने चाहिए। बस अंतर इतना है कि साउंड की वेवलेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है 1-8 मीटर की, इसलिए आसानी से काम चल जाता है। पर लाइट की वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम के आसपास, 5500 एंगस्ट्रॉम 5500। और पूरी बात करूं तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच की ये होती है। यानी इनके लिए छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स काम नहीं करेंगे, इसके लिए लैब में व्यवस्था की गई और डेमोन्स्ट्रेशन इसका किया गया और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के आधार पर हम आगे बढ़े। तो इंटरफेरेंस इन लाइट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग मैंने पिछली वीडियो में जो टर्म 1 में चल रहा था उसमें हेडिंग पढ़ा चुका था कि अब बाकी टर्म 1 के बाद ही होगा। तो आइए, वो दिन आपका आ चुका है। राइट द हेडिंग, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जब नॉर्मल डेफिनेशन पहले, जब टू लाइट वेव्स सुपर इम्पोज करें, एक दूसरे को एक साथ मिल जाएं या किसी पॉइंट पे एक साथ पहुंच जाएं,
तो उनके सुपर इम्पोजिशन से कहीं कहीं तो लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी जहाँ सेम फेस मिलेंगे, कहीं कहीं कम हो जाएंगी जहाँ ऑपोजिट फेस मिलेंगी। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जैसे कि आप पिछले 2 सालों से लगातार ऑनलाइन पढ़ते जा रहे हो, वही बात चालू रखोगे। अब चंद महीने रह गए मात्र आपकी पढ़ाई के। आपके मित्र इस समय मुझसे जुड़ सकते हैं, आप उनसे कह सकते हैं, ओके। और नए बच्चे जो यूट्यूब के थ्रू सुन रहे हैं, डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये अंतिम भाग है, इसमें भी अगर जुड़ गए तो कुछ लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। तो जैसे आप रफ नोटबुक में लिखते थे और फिर फेयर करते थे, उसको बिल्कुल वही सिस्टम बना के रखेंगे। राइट द हेडिंग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसके नीचे मेन स्टेटमेंट लिखेंगे। The redistribution of intensity due to superimposition between two light waves is called interference of light. बस पॉज करके ये लिखेंगे, रिडिस्ट्रीब्यूशन, कहीं ज्यादा हो जाना कहीं कम हो जाना, पॉज करके लिखना है। पॉज कर करके लिखते रहोगे, एक महान नोट्स तैयार हो जाएंगे इस वीडियो के, और इसी प्रकार से हर वीडियो के। आफ्टर दिस, फ्रॉम नेक्स्ट पैराग्राफ, वही 11th वाला पार्ट है। जहां ये सेम फेस में मिली, वहां जो इंटरफेरेंस को खास नाम दोगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां ऑपोजिट फेस से मिली या बिल्कुल कम इंटेंसिटी होगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगले पैराग्राफ से सुन लीजिए अच्छी तरीके, तब पॉज करके लिख देना पहले। इंटरफेरेंस इज सेड टू बी कंस्ट्रक्टिव एट दोज प्लेसेस एट विच रिजल्टेंट इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम, एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेयर रिजल्टेंट इंटेंसिटी बिकम्स 0 और मिनिमम, ओके। ये 2 पैराग्राफ लिख के तब आप हेडिंग डालेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। लैब में व्यवस्था की गई, एक स्लिट ली गई या ब्लैक पेंटेड स्लाइड, 2 ब्लेड लिए गए, ब्लेड दोनों को मिला दिया गया और एक धारी खींच दी गई। 2 धारियां वेरी नैरो एंड वेरी क्लोज टू ईच अदर, 2 धारियां, 2 धारियां, 2 धारियां, आपको 2 डॉट दिखाई देंगे मात्र। इतना गैप दिखा दिया गया है आपको। ये दोनों धारों के बीच का गैप है, जो कि बहुत ही मामूली सा है। आप कहोगे मामूली सा तो इतना ज़्यादा क्यों दिखाया? उसी तरह से दिखाया जैसा आपसे कहा जाता है बेटा मच्छर बनाओ, तो मच्छर बड़ा सा करके दिखाओगे ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि मच्छर इतना बड़ा होता है। इसी कारण से ये दिखाया गया कि विचार इसके ऊपर करना है। और यहाँ पे भी आप एक पहले सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर दें, और जी एक स्लाइड ये ले सकते हो आप S, इससे इक्वी डिस्टेंस पे ये होंगी S1 S2, मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल कलर्ड लाइट यहां से आएंगी व्यवस्थानुसार। ये भी एक स्क्रैच है। याद करें वेव ऑप्टिक्स के पहले दिन आपको बताया गया था
पॉइंट सोर्स अगर है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, लाइन सोर्स है तो सिलिंड्रिकल, और प्लेन सोर्स है तो प्लेन वेव फ्रंट आर फॉर्म। इस वक्त दिखने को ये डॉट दिख रहा है पर वास्तव में स्क्रैच है। जब लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट फैलना शुरू हो जाएगा, इस टाइप का। और एक क्रेस्ट ट्रफ अल्टरनेटली बनते चले जाते हैं, यही वेव है। तो क्रेस्ट और ट्रफ को डॉट लाइन, क्रेस्ट, ट्रफ, और जब इक्वी डिस्टेंट पे हैं इससे तो एक साथ यहां पहुंचेंगे। बस यही करना बाकी था। बस एक साथ S1 S2 एक साथ इल्यूमिनेट होंगे और एक साथ इनसे वेव फ्रंट निकलने शुरू होंगे। टेंग टेंग। अगर बहुत ही होशियारी से बनाओगे तो बड़ा अच्छा ग्राफ बनेगा। और ये वेव्स आपस में भिड़ गई, जगह जगह भिड़ गई आपस में। बस जहां जाए भिड़ते हुए सेम फेस में भिड़ी होंगी, अर्थात एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट से मिल गया होगा, अर्थात कंटिन्यूअस लाइन से मिली हो, और ट्रफ से मिला हो, यानी डॉटेड लाइन से मिली हो, वहां सेम फेस हो गया। और जहां एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ मिल रहा होगा, वे ऑपोजिट फेस में मिलेंगे, क्योंकि बिल्कुल आइडेंटिकल एक ही वेव है। इसे ऑपोजिट फेस से मिलने पे बिल्कुल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और बिल्कुल जीरो इंटेंसिटी इज देयर। इस तरह से प्यारे बच्चों, आगे अगर स्क्रीन रखी हुई हो, ये देखिए, दोनों के क्रेस्ट, दोनों के ट्रफ, दोनों के क्रेस्ट, यहां जो लाइट पहुंचेगी सेम फेस में ही पहुंचेगी, और वैसे भी यहां से इक्विडिस्टेंट पे पड़ेगा। परंतु इसे देखिए, इस एक का ट्रफ दूसरे का क्रेस्ट, ये यहां जो रे बन रही होगी, यहां कहीं ऑपोजिट फेस के साथ मिलते हुए वहां पहुंच रही होगी, और वहां बिल्कुल जीरो इंटेंसिटी, अंधेरा छा गया होगा। अच्छा, आगे जाके फिर क्रेस्ट से क्रेस्ट, ट्रफ से ट्रफ मिलेगी अल्टरनेटली। ये जो अब चूंकि तो स्केच है ना, तो पूरी पूरी पट्टी बनी हुई, व्हाइट, बिल्कुल ब्राइट, उसके बाद पूरी ब्लैक। अगर मैं यहां से देखूं तो पूरी दिखाई दे रही है ये करके। उसका मैं यहां पे डायग्राम अगर बनाऊं, क्योंकि मेरे पास चौक है इसलिए आपको ब्राइट फ्रिंज कहा जाएगा, और आपके पास ऑलरेडी व्हाइट पेपर है, आप उन्हें ब्लैक या ब्लू पेन से डार्क करो तो वो ब्लैक मानी जाएगी। मेरा चौक चलाना ब्राइट होगा और आपका कलम चलाना डार्क होगा, उससे अकॉर्डेंस करना। मैंने अगर ब्राइट फ्रिंज सेंटर में बनाई है तो आप सेंटर वाले को ब्लैंक छोड़ दें, क्योंकि आपका पेपर ऑलरेडी व्हाइट है। समझ रहे हो? तो ऐसी ऐसी पट्टियां आपको दिखाई देंगी, और लैब में ऐसे ऐसी पट्टियों का दिखना ही डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हुआ। ओके, इस वीडियो को मैं यहां पे इसलिए खत्म कर देता हूं कि इसका बेसिक क्या है, इंटरफेरेंस किसे कह रहे हैं, क्यों सोचा गया, और डेमोन्स्ट्रेशन में कैसे इसके दर्शन हुए। अब यहां तक अगर अपडेट हो जाते हैं तो अगली वीडियो देखिए कितनी खतरनाक इंपॉर्टेंट होगी। सुनिए, आप समझने का स्वयं प्रयास कीजिए।
इस तो ये पट्टियां कहलाएंगी फ्रिंज। फ्रिंज, डार्क फ्रिंज एंड ब्राइट फ्रिंज। अगली वीडियो में क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज बनने की कंडीशन क्या है, डार्क फ्रिंज बनने की कंडीशन क्या है, छठी डार्क फ्रिंज कितना दूर बनेगी, पांचवी ब्राइट फ्रिंज कितना दूर बनेगी, किसी भी पर्टिकुलर फ्रिंज की सेंट्रल फ्रिंज से डिस्टेंस कितनी होगी, और तो और इन फ्रिंज की विड्थ क्या होगी, फ्रिंज विड्थ। यानी कि टोटल शुरू से आखिर तक की वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट। यहां तक अपडेट करके अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें। ओके, गुड नाइट।